नाज़रीन, मुल्क में कोरोना फैलता जा रहा है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ साथ खराब हो रही है। जुलाई के बाद एक रोज में सामने आने वाले केसेस की तादाद 3000 से बढ़ गई है। 24 घंटों में 59 अमवात का इजाफा हुआ। हुक्काम खबरदार कर चुके हैं कि अगर वायरस की रोकथाम के लिए एहतियात न की गई तो हालात वहीं पहुंच जाएंगे जो वबा की पहली लहर के वक्त थे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, मगर कराची में ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। शाम 6 बजे दुकानें बंद करने से इनकार कर रहे हैं। ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का सुनना ज़रूरी है। आज कराची में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर ने हकीम शाह और दीगर मार्केटों के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात 10 बजे तक मार्केट्स खुली रखने की इजाज़त है। ताजिरों ने सिंध हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए 72 घंटे का वक्त दिया है, जिसके बाद सख्त लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। आज कराची के कई मकामात से ये खबरें भी आई कि ताजिरों ने हुकूमत के बताए गए वक्त पर दुकानें बंद ना की और कराची पुलिस को जबरदस्ती करना पड़ी। हुकूमत सिंध 12 घंटे कारोबारी औकात हमें दे रही है, जो उसकी जगह हम वॉलंटरी तौर पे 10 घंटे कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक के किए जाए। SOP पर अमल दरामद जरूर कराए, मगर इसकी आड़ में दुकानों पर छापे मारने का सिलसिला बंद किया जाए और जुर्माने बंद किए जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी यही मौक़िफ़ दिया है कि अगर लोगों को खरीदारी के लिए वक्त ज़्यादा दिया जाए तो इसी सूरत में रश कम होगा। अगर 10,000 लोगों ने शॉपिंग करनी है तो उनको 6 घंटे शॉपिंग के लिए दिए जाएं तो रश ज्यादा होगा, या 24 घंटे दिए जाएं तो रश कम होगा। औकात बढ़ाने चाहिए, औकात घटाने नहीं चाहिए। मुल्क के तमाम सूबों में SOPs पर अमल कराया जा रहा है। अमल ना होने की सूरत में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पेशावर का किस्सा खानी बाजार सील किया गया। 300 से ज़्यादा दुकानें और कई होलसेल मार्केट्स बंद की गईं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इससे भी आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाया जिस वफाक भी हैरान और परेशान रह गया और ताजरों से चपकलिश भी बढ़ गई। सिंध हुकूमत ने एक तरफा तौर पर मार्केटों को शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया और जब यह फैसला किया गया तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर को भी आगाह करना जरूरी न समझा। बढ़ते कोरोना के बावजूद हुकूमत मुल्क में कारोबार जारी रखना चाहती है, कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा करना चाहती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क में रोजगार के मौके बंद नहीं होने दिए जाएंगे। देख रहे हैं कोरोना के केसेस ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तकरीबन 50 के ऊपर अब हमारी अमवात दिन की हो गई हैं। खौफ मुझे ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत तेज़ी से प्रेशर पड़ना शुरू होगा। हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे। हम रोज़गार में जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। आज अपोजिशन को भी बता दिया गया है कि इसके जलसे रोकने के लिए पाबंदियां सख्त की जाएंगी। मुंतज़मीन और सियासी कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जबकि अपोजिशन ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलास का बॉयकॉट भी किया। कानूनियत की एक झलक ऑपोजिशन दे रही है। हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्यों ना उन मुंतज़मीन जो कि इस जलसे को वो करवाते हैं और जो सियासी लीडरान जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। नाज़रीन, हुकूमत कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कई इकदाम कर चुकी है। कल 26 जनवरी से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब के दफातर में सिर्फ 50% अमले को काम करने की इजाज़त है। होटल्स और शादी हॉल्स रात 11 बजे बंद करना लाजमी है। कराची में तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी है। सिंध हुकूमत की जारी करदा SOPs के मुताबिक कारोबारी मराकज़ को सुबह 6 बजे खोलकर शाम 6 बजे लाजमी बंद करना है। ताजरों ने SOPs मानने से इनकार करते हुए सिंध हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। अब ताजरों ने 72 घंटे की डेडलाइन दी है और इसके बाद क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, पूछेंगे ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी और पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा तैमूर तालपुर से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोपलानी साहब, सर आपका एग्जैक्ट मुतालबा अब है क्या? आप एक तो शाम 6 बजे की विंडो को बढ़ा के 8 बजे करना चाह रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या मुतालबात हैं आपके?
देखें सुबह 6 बजे आजकल सूरज जो तुलू हो रहा है वो सुबह 7 बजे होता है। ठीक है। सुबह 6 बजे कभी 80 साल में इस शहर की और इस मुल्क की प्रैक्टिस नहीं रही ठीक है कि मार्केट खुलता है। और कराची वाले वैसे भी देर से सो के उठने वाले, हम देर से सो के उठते हम जल्दी उठ जाएंगे। ठीक, कोई इतना बड़ा इशू। आप 12 घंटे हमें कारोबार के दे रहे हैं तो कम से कम 12 घंटे जो है वो हमारी मर्जी के आप दे दें। आप पूरी पाकिस्तान में वजीर आजम साहब ने कल ऐलान किया है कि रात को 10 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, हम आपको वॉलंटरी कह रहे हैं कि आप सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक हमें कारोबारी औकात दे दें। दूसरी बात, आपने फ्राइडे और संडे 2 छुट्टियां आपने अनाउंस की हैं। फ्राइडे को हम मार्केट बंद करते हैं, सैटरडे संडे बैंक और इंटरनेशनल मार्केट बंद है। अच्छा। कराची का जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम 3 दिन इंटरनेशनल मार्केट से कट जाएंगे। अच्छा, ठीक। वैसे ही कोविड का मामला है और आगे नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, यूरोप 15 दिन बंद होता है। तो हमें हमारे जो ये टाइम है वैसे ही हम माशी अब तरीका शिकार हैं। और पिछली कोविड की लहर में ना हमें सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट को हमारी मुश्किलात का पता नहीं था। सीएम साहब के पास हमने सीएम हाउस में मीटिंग की, सीएम साहब को हमने अपनी गुजारिशात पेश की। सीएम साहब ने हमसे ये बात की थी कि मैं एनसीओसी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने आपकी जो गुजारिशात हैं वो जायज़ डिमांड है, मैं वो रखूँगा और मैं आपका वहाँ पे नुमाइंदा बन के मैं फाइट करूंगा और फेडरल गवर्नमेंट से आपको आपके हुकूक दिलाऊंगा। अच्छा, अभी आपकी सिर्फ ये 2 डिमांड्स हैं? हमारी इस वक्त 2 डिमांड नहीं, 3 डिमांड ये है, जो दुकानें सील की जा रही है 50,000 से 5 लाख का जुर्माना किया जा रहा है, ये भी ज्यादती है। तो फिर आप टाइम पे बंद कर देना सर दुकानें, एसओपी का ख्याल रखें। हम आपको 1 रुपया भी जुर्माना नहीं होगा आपको। हम आपको जब वॉलंटरी बोल रहे हैं रात को 8 बजे बंद करेंगे तो 8 बजे के बाद अगर आपको बंदा दुकान खोल के बैठा है या तो आप सील करें या 500,000 रुपए कम से कम फर्स्ट टाइम में ये जुर्माना करके फिर आप नेक्स्ट टाइम 500,000 तो कोई रोजाना भी आप पे करके दुकान अपनी जो है वो वॉलेट कर सकते हैं। 500,000 तो कोई रकम नहीं है सर ताजर के लिए। फर्स्ट टाइम की बात, जुर्माना बड़ा होगा तो डर रहेगा ना सर। जुर्माना बड़ा होगा, डर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 50,000 से 5 लाख का जुर्माना, कल 390 दुकानें सील की गई हैं। आप सोचे तो सही करप्शन किस तरह जा रही है। तालपुर साहब से, तालपुर साहब अब इनकी कौन कौन सी डिमांड है? जो 3 डिमांड्स इन्होंने पेश की हैं, मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, आई नो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कौन सी डिमांड है सर जो कंसिडरेबल है, जिस पे कंसिडरेशन हो सकती है, बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अली भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, इन्होंने जो बातें की हैं तीनों बातों में कोई नाजायजी नहीं है, कोई नाजायज बात नहीं है। और वैसे भी सिंध में जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोग हैं, हम सेलेक्टेड लोग नहीं हैं। और हमें भी ताजरों की बातों का एहसास होना चाहिए, इनके इश्यूज का हमें एहसास है और रहेगा। थोड़ा मेरे ख्याल से हमसे जल्दबाजी हुई क्योंकि इतने ज्यादा कोरोना की रेशोज बढ़ रहे थे दैट अनफॉर्चुनेटली हमने भी जरा परेशान होकर और घबरा के एकदम से जल्दी में लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हमें एक्चुअली इनको बुला के अपने ताजिर भाइयों के साथ बैठ के ये पहले डिस्कस करना चाहिए था। फिर जारी बात है कुछ बातें होंगी इनकी जो हम मानेंगे, कुछ हमारी बातें इनको माननी पड़ेगी। ठीक। So there is a little gap here and I am going to inshallah cover up that gap. I'm going to call up commissioner tomorrow और मैं शर्वानी साहब को कहता हूँ कि ताजिर भाइयों के साथ बैठे, जिन जिन चीजों पे इत्तेफाक हो सकता है तो मोस्ट वेलकम, वी मस्ट डू इट। और अपना जिन जिन बातों पर नहीं हो सकता वो भी फिर हमारे 2 भाइयों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। पर ये मेरे भाई की अप्रोच जरा गलत थी। ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से कुछ करा के देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले भी अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे और कुछ भी नहीं हुआ था। वी डिड नॉट लिसन टू एनीथिंग। हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का वादा किया था, हमने करके गवर्नर साहब कहते थे ये दुकानें खोल दें, जबरदस्ती कर दे। तो एक्चुअली मेरा भाई इज गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन, यू शुड स्टे फोकस्ड इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, तालपुर साहब इसमें एक इशू और है सर, एक इशू और ये है कि हम सूबा सिंध जो है वो बाकी सूबों से या वफाक से कह लें मुख्तलिफ क्यों चल रहा है? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया कि 10 बजे का टाइम देना चाहिए, आप 6 बजे बंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? और एक और बात जो ताजर रहनुमा अक्सर कहते हैं, वो कहते हैं देखिए कराची में आम जो कंज्यूमर होता है ये वो लेट उठने वाला, लेट जागने वाला होता है और वो फिर उनके पास विंडो चूंकि बहुत कम होती है, पीपल ट्राई टू रश इन टू द मार्केट्स और वहां से फिर हजूम बढ़ जाता है। अगर टाइम स्पैन थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उससे यह है कि लोग जरा उनको विंडो बड़ी मिल जाएगी, हजूम इकट्ठा नहीं होगा। तो सर आप बाकी सूबों से मुख्तलिफ या वफाक से मुख्तलिफ क्यों चल रहे हैं इस मामले में? देखें अली भाई, पहली बात तो ये है कि टाइम तो हम इनको 12 घंटे का दे रहे हैं, दैट इज अ गुड टाइम। इनका इशू है कि हम जरा इसको आगे करें। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अर्ली राइजर, ही इज अप एट 6 एंड ही स्टार्ट्स हिज मीटिंग बाय 7। तो
तो सीएम साहब सोचेंगे हम सब उसी पैनल पे चले, तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होगा अगर हम हमने टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दे। दूसरी बात आपने की कि हम फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है, नजला जुकाम है, ठीक हो जाएगा, जोहर जो शानदार पी लो, इसके किस्म की वो बातें कर रहे थे, तो तब हमने स्टैंड लिया और हम फर्स्ट वेव में कामयाब हो गए उसे कंट्रोल करने के। वन ऑफ द फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड जिसने इतना अच्छी तरह से अपने मेजर्स लिए और कंट्रोल किया। तो हम अपनी मर्जी पे चलेंगे, जो अच्छी चीजें होंगी खान साहब की तरफ से हमें समझ में आएंगी तो वी कैन फॉलो दैट, बट वी आर अ सॉवरेन प्रोविंस, वी डू नॉट नीड टू टेक। अच्छा, अभी आपकी तरफ से क्या गारंटी मिल सकती है सर, किन बातों की? एक तो टाइम एक्सटेंशन नहीं कह सकते, टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, बिटवीन 8 AM to 8 PM क्या पॉसिबल है? हफ्ते की छुट्टी को स्किप करना, एक छुट्टी जुम्मे की क्या पॉसिबल है? इनकी डिमांड्स में कोई लचक दिखा सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल दिखा सकती है, दिखानी चाहिए। आई एम एक्चुअली नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड, द चीफ मिनिस्टर इज द अथॉरिटी, and after speaking to CM साहब with his permission I'm going to call up the commissioner. You can present their case. बैठ के बातें तो करें ना यार, they should at least come and sit down and talk to them and then see how flexible we can be and how flexible they can. जी मतलब इनको तो अपॉर्चुनिटी पहले दी नहीं गई ना बात करने की, पहले तो उनको बुलाया ही नहीं गया, बुलाया जाता तो वो आके बात करते, अपनी गुजारिशात रखते ना। अली भाई, मैंने तो आपसे पहली बात ये की कि हमें, क्योंकि हम थोड़ा कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हमने परेशानी में आके पैनिक में एकदम से जल्दी कर दी। हमें, मैं तो आपसे एग्री करूँ कि वी शुड हैव सैट डाउन विद देम, अपने दोनों के सर हम साथ जोड़ के बैठते और कुछ चीजें डिसाइड करने के बाद अनाउंस करते, तो आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ। पर अब जो हो गया सो हो गया, तो स्टिल टाइम, आई थिंक आई एम होपफुल। चलें, ये अच्छी बात है, कम से कम आप इस बात को मान तो रहे हैं कि थोड़ा जल्दबाजी में ये फैसले लिए गए हैं। आप पैनिक ना हुआ करें सर, आप गवर्नमेंट है, आप हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? आप पैनिक हो गए तो जनाब। COVID-19 को सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, द फिगर्स आर वेरी वेरी स्कैरी एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड एक्स्ट्रा केयरफुल। ये जो हमने इतना जल्दी में किया, इसलिए नहीं किया कि कोई परेशानी, इसलिए क्योंकि हम परेशान हैं अपने लोगों के लिए, सिंध की आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, सक्कर के लोगों, इस वजह से हमने एकदम से लॉकडाउन लिया है। बट इंशाल्लाह यू शुड बी होपफुल दैट वी विल गेट सम ईज एंड विल डू समथिंग दैट कैन इंप्रूव। इनकी शिकायतें हम पूरी कोशिश करेंगे। चले शर्जील साहब, तालपुर साहब, एक सवाल मेरा है, being a trader, being a tajir, being a citizen of Pakistan and being a citizen of Sindh and especially from Karachi city, मुझे एक बात ये बताएं, कल 390 दुकानों के हमारे चालान किए गए, 390 दुकानों पे जुर्माने आयद किए गए 6 बजे से लेके 6:30 7 बजे के दरमियान। कल नवाब शाह में एक चालान नहीं किया गया, नवाब शाह की मार्केट 7 बजे के बाद बंद हुई है। कल लाड़काना में कोई चालान नहीं किया गया। ये सिर्फ कराची के साथ क्यों? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, अंदरूनी से क्यों किसी के साथ कुछ नहीं? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है सर, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका, मैं इनको वैलिड इनका जवाब भी देता हूँ। पहली बात तो शर्जील भाई, एक गवर्नमेंट की एक रिट होती है, अगर गवर्नमेंट में रिट नहीं है तो वो गवर्नमेंट किसी काम की नहीं। अगर कोई हुक्म आपको मिल रहा है हुकूमत का, वो आपको मानना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यू शुड लिसन टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, क्योंकि गवर्नमेंट आपको वो कह रही है, वो कर रही है जो आपके भले के लिए है, आपकी भलाई के लिए, आपको ही सेव करना चाहिए। हम तो लॉकडाउन करके तो हमारे अपने इश्यूज बन रहे हैं, और वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस इतना चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट जो हमारा खाना खराब किया है उसके बाद भी हमें मजबूर लॉकडाउन करना चाह रहे हैं। वो लड़काना वाला वाकया क्या है सर? लड़काना वाला क्लियर कर दें, वहां पे मार्केटें 7 बजे तक खुली हुई थी, किसी ने कुछ ऐलान नहीं किया, ये बता रहे हैं शर्जील साहब। मुझे लड़काने का नहीं पता होगा, पर कल 16 शॉप्स को हमने कुंडली सिटी में चलान किया है, हमने 11 शॉप्स को उमरकोट में और 7 शॉप्स को समारोह में चलान किया है बिकॉज ऑफ द लेट टाइमिंग। पर हमने इतने बड़े बड़े जुर्माने नहीं रखे, हम लोगों ने वहाँ पे जरा जुर्माने कम रखे थे। तो मेरी अपील होगी मेरे भाई से, हम आपका मसला समझ रहे हैं, मैं आपसे एग्री भी करता हूँ शर्जील साहब, पर तरीकेकार हुकूमत का जो है वो आप उसके साथ चलना चाहिए, मेरी अपनी एडवाइस। ठीक है तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील साहब, आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, एक और खतरा कराची के सर पर मंडला रहा है। दिसंबर में बारिशें होंगी और मामूल से ज्यादा होंगी, और यही बात तशवीशनाक है, क्योंकि वो कराची जो चंद घंटों की बारिश में डूब जाता है, वो कराची जहां बादल बरसते ही सड़कें और गलियां तालाब बन जाती हैं और नदी नाले उबल पड़ते हैं। यही नहीं बल्कि फिर इसी पानी में खम्भों से करंट आने से
अमवात होती हैं और इसी में छुपे बगैर ढक्कन के कटर जिंदगियां निकल जाते हैं, वहीं बारिश की खबर से तशवीश ही लाहक होती। और पर चंद माह कबल बारिशों से कराची की जो हालत हुई थी वो तबाही अभी तक लोगों के जहन से निकली नहीं है और सबसे बड़ी तबाही थी इंसानी जानों का ज़या। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे भर में मानसून बारिशों से 80 अफराद की मौत हुई थी। बारिश के बाद सिर्फ कराची में 47 अफराद मौत का नवाला बन गए थे। ये जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, कराची में 47 अफराद अपनी जान, जब से ये 6 जुलाई को पहला स्पेल आया था तब से अभी तक पूरे सिंध में 80 लोग इस मानसून स्पेल में जुलाई अगस्त के महीने में समझ लें आया है। सूबे में 47 कराची, 10 हैदराबाद डिवीजन में, शहीद नज़ीराबाद में 5, मीरपुर खास में 11, सक्खर में 1, लाड़काना में 6। इन डिवीजन के हिसाब से वॉल कोलैप्स, लाइटनिंग से और इलेक्ट्रिक्यूशन से भी, करंट लगने से जाने लोगों की ज़ाया हुई। जुलाई अगस्त में होने वाली बरसात में सिर्फ सड़कों पर पानी नहीं खड़ा हुआ था बल्कि घर और दुकानें भी डूब गई थी। कायदाबाद में तो सैलाबी कैफियत के बाद लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेना पड़ी थी और पाक आर्मी ने इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया था, जबकि तीसर टाउन लियारी एक्सप्रेसवे और साथ मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रोजी गोड, खुदा की बस्ती, मोहम्मद गोड समेत कई इलाके अर्बन फ्लडिंग का शिकार रहे थे। हमारे इलाके की मौत का या बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बहा चुका है और आप देखें चंद घंटों की बारिश हुई है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। डूब रहा बंदा, ये बंदा डूब रहा है, देखें आप देख रहे हैं पकड़ इसको किस तरह है। कराची की इस बदहाली के बाद 1 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया था और कहा था कि हमारा मसला वसाइल की अदम दस्याबी का नहीं है बल्कि तरजीहात का सही तयन न करना है। आर्मी चीफ के दौरे के 3 दिन बाद सख्त मुखालिफ की एक मेज पर सर जोड़कर बैठे लोग और वफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक 6 रुकनी कमेटी भी बनाई और ऐलान किया गया था कि कराची के मसाइल हल करने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है, जिसके लिए फौरी तौर पर 6 सेक्टर्स पर काम किया जाएगा। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए तारीखी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस ऐलान को भी तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। क्या इस अरसे में कराची को बारिश से बचाव के लिए तैयार कर लिया गया? क्योंकि कराची में नक्कासी का अब 50 साला बोसीदा निज़ाम ही सारे मसले की जड़ है। बरसाती नाले और सीवरेज का निज़ाम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं और कराची के 41 बड़े नाले और 510 छोटे नाले तजावुजात की वजह से सुकड़ गए हैं। बास तो आबादियों में गुम हो चुके हैं। यही वजह है कि जब भी बारिश होती है तो नक्कासी का सारा निज़ाम बैठ जाता है। अब एक बार फिर महकमा मौसमियात कराची समेत पूरे सिंध में बारिशों के गैर मामूली सिस्टम की खबर दे रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एक और मगरबी सिस्टम आ सकता है। सिंध समेत कराची में दिसंबर में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। 2 से 3 बारिश के अच्छे स्पेल नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कराची इन बारिशों के लिए तैयार है?
क्या इस बार बारिश की रिमझिम कराची को डबोने की बजाय कराची के मौसम को सुहाना बना सकेगी? इस हवाले से हमें सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली हफीज। अली हफीज, ये बताइएगा कि इससे पिछला जो स्पेल मॉनसून का था उसके बाद तो दावा किया कि कराची को अब हम तैयार करेंगे अगली बारिशों के लिए। अब बारिशें आने जा रही हैं, तो क्या आप कराची तैयार है? बारिशों के बाद शहर के अंदर हर जगह जो है कहीं कहीं फुट पानी जमा होता है। गुज़श्ता जब बारिशें हुई थी शहर के अंदर तो वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, जो शहरी इंतज़ामिया है, तमाम इदारे जो है वो हरकत में आए थे। यहाँ तक कि उन बारिशों के बाद वज़ीर आज़म कराची आके बैठे, उन्होंने जो है बड़े बड़े फैसले लिए कि जो नालों की तरफ जो गैर कानूनी तामीरात है उसको मिसमार किया जाएगा। NDMA और जो शहरी इंतज़ामिया है तमाम ऑन बोर्ड आए, तमाम इदारों ने तय किया। अभी गुज़श्ता हफ्ते जो है एक शहर का नाला है महमूदाबाद नाला, इसके तरफ जो है ग्रैंड ऑपरेशन जो है प्लान किया गया, मशीनरी पहुंची, पुलिस पहुंची, लेकिन जो तजावज़ात थी, जो मकानात कायम थे नाले पे, उसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह वहाँ के रहने वालों ने एहतजाज किया था, मज़ामत की थी। तो पहले ही तय किया गया कि जो नालों की तरफ ग्रैंड ऑपरेशन होता वो किया जाए ताकि नालों में पानी की निकासी का जो अमल है, नाले साफ़ हो सकें। नाले साफ़ होने के लिए भी इक़दाम किए गए थे, लेकिन कोई एक शहर का जो KMC के 38 बड़े नाले हैं बरसाती, वो एक नाला साफ़ नहीं हो सका। छोटे जो नाले हैं बरसाती वो भी साफ़ नहीं हो सके। दावे नज़र आए हमें, पहले बारिशों के बाद दावे नज़र आते हैं, हुक्मरान आके बैठते हैं शहर के अंदर, कहा जाता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मौसम गर्मा की बारिश हो गई थी। अब मौसम सरमा की बारिश दिसंबर में कहा जा रहा है कि वो होगी। कराची वाले जो है यकीनन फिर परेशानी उठाएंगे, क्योंकि ना नाले साफ़ हुए हैं, ना कोई और इंतजाम नज़र आ रहे हैं कि बरसात के बाद शहर के अंदर पानी। अच्छा अली, इन्होंने NDMA की ही मदद ली जब पहले बारिशें आई, तो अब की बार भी क्या NDMA को ही कहा जाएगा? क्या NDMA की मशीनरी, उनकी वर्कफोर्स पहले से मौजूद है? जी बिल्कुल, NDMA जो इदारा है, अथॉरिटी है, वो लोग मौजूद हैं, वो ऑन बोर्ड भी हैं बल्दिया उज़्मा कराची से और सिंध हुकूमत से। लेकिन असल मसला है कि नालों पर जो कायम तजावज़ात हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया कि 38 नालों पे जो हज़ारों मकानात हैं, जो गैर कानूनी जो है तजावज़ात है, उसको साफ़ किया जाएगा। लेकिन जब पहला मरहला है ऑपरेशन का, वही सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वही कामयाब नहीं हो रहा। कमिश्नर कराची भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास चार्ज भी है, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो नाले हैं वो साफ कैसे होंगे जब तजावज़ात साफ नहीं हो सकी अभी तक? तो नाले में तो हज़ारों टन कचरा भी मौजूद है। शहर के आप गुज्जर नाले की बात कर लें, महमूदाबाद नाले की बात कर लें, औरंगी टाउन नाले की बात कर लें, तमाम नालों में इस वक्त जो है हज़ारों टन कचरा मौजूद है, वो चौक हैं। बरसाती पानी की निकासी नहीं होगी, फिर कराची गली महल्ले सड़कों में जो है जो नशीबी इलाके वो डूब जाएंगे। नौजवान में पानी होगा, नागिन चुरंगी डूबी होगी, फिर वज़ीर दौरे के लिए निकलेंगे, फिर वफाकी हुकूमत यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, कोई बातें होंगी, लेकिन अमली तौर पर कराची के अंदर कोई काम होते नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली हफीज, आपने हमें अपडेट किया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको दास्तान सुनाएंगे पाकिस्तान की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी डकैती की। ये डकैती कब, कैसे, कहां हुई? वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजरिम बेखौफ हो चुके हैं। जुराइम की तादाद बढ़ती जा रही है। 7 माह के दौरान कत्ल के 78 वाक़यात रिपोर्ट हुए, मोबाइल छीनने की 180 वारदातें हुई, चोरी की 174 वारदातें रिपोर्ट की गई। जुराइम इतने बढ़ गए हैं कि अमरीकी सफारत खाना अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुका है, मोहतात रहने की हिदायत जारी कर चुका है। अभी कल के रोज इस्लामाबाद की मशहूर सुपरमार्केट में 4.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई, जिसे मीडिया की जानिब से तारीख की सबसे बड़ी डकैती कहा जा रहा है। इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 3 अफराद ज्वेलरी देखने के बहाने दुकान पर आए और काफी देर ज्वेलरी देखने के बाद पिस्तौल तान ली। शॉप के मालिक की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि चोर दुकान से 400 तोले के करीब सोना और 40 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और केस की हर जाविये से तहकीक की जाएगी। यहाँ पर दुकानदार सारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि गोल्ड स्मिथ की शॉप्स के अंदर इतनी आसानी से डकैती होना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हमारे लिए कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त। फ़ौरन से यहाँ पे मौके पे मैं खुद भी आ गई थी। यहाँ पे हमने जो इनके ओनर थे उनसे हमने डिटेल ले ली है, हमें कुछ क्लूज़ भी मिले हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि 2 टीम्स इस पर हमने बनाई है। पाकिस्तान में किसी भी दुकान से 4.5 करोड़ मालियत की डकैती की ये बड़ी वारदात है। इससे पहले इसी साल
जनवरी में कराची में एक घर से 3 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूटे गए थे, जबकि 2009 में कराची के एक बैंक में 52 करोड़ की डकैती हुई, जिसमें बैंक गार्ड मुलव्वस थे। डकैतियां पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में होती है। फर्क यह है कि वहां जदीद खतूत पर तफ्तीश की जाती है, मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में मुलजिम पकड़ में आ भी जाए तो कमजोर प्रोसिक्यूशन का सहारा लेकर अदालतों से छूट जाते हैं। 2014 में पड़ोसी मुल्क भारत में तो डाकुओं ने एक 100 फीट तवील सुरंग खोदकर बैंक लूटा। उस वक्त बैंक में 350 लॉकर मौजूद थे। डाकुओं ने 86 लॉकरों में मौजूद नकदी और सोना लूटा, जिसकी मालियत 100 करोड़ रुपए के करीब बनती है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश करके डाकुओं को पकड़ ही लिया। तो क्या जदीद दुनिया की तरह इस्लामाबाद के डाकू भी पकड़े जाएंगे? इस वक्त पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, बात करेंगे समा टीवी की नुमाइंदा नूरुल अमीन से। नूरुल अमीन, तफ्तीश कोई आगे बढ़ी, कुछ क्लू मिल सका उनको कि कौन लोग थे वो? देखिए, ये कल तकरीबन 1 बजे F6 मरकज़ में ये वारदात हुई थी और इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो है 400 तोले सोना जो है वो यहाँ से डकैती करके ले गए। मुल्ज़मान 3 मुल्ज़मान थे नकाबपोश। वो पहले अंदर ख़रीदार बन के दाखिल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने सोना इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो वहाँ से चले गए। तो जो दुकानदार ने FIR दर्ज करवाई है उसके मुताबिक ये 400 तोले सोना था और साथ 40 लाख रुपए भी थे। पुलिस ने इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया और जो मुतलका SHO थे थाना कोसार के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और पुलिस ने 2 टीम्स भी इसके ऊपर बनाई हैं जो कि सारे वाक़े की CCTV फुटेज और जो दूसरे के पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये F6 मरकज़ है, इस्लामाबाद का दिल है, और अब से कोई तकरीबन 1.5-2 महीने कबल यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग भी शुरू की गई थी, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि अब कोई अगर वारदात होती है तो पेट्रोलिंग की जा रही होगी और फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा ऐसी सूरत हाल में। लेकिन हमें कोई यहाँ पर रिस्पॉन्ड नज़र नहीं आया रिस्पॉन्डर की तरफ से, और इतनी बड़ी वारदात हुई है। दिन दिहाड़े सुकून से 1-1:30 बजे उन्होंने वारदात की है और F6 से चलते बने। अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि तादाद में भी इजाफा हो रहा है डकैतियों की आए दिन, तो इसकी क्या वजह है? आपने खुद कहा पेट्रोलिंग भी होती है, पुलिस गश्त भी करती है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, पुलिस की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वो इक़दामात लेते हैं। कभी वो एयर पेट्रोलिंग शुरू करते हैं, कभी मुख्तलिफ उन्होंने स्ट्रीट वॉच सिस्टम बनाए हुए हैं। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि इनके पास तो नफरी की बड़ी शदीद कमी है इस्लामाबाद पुलिस को। उसके अलावा इनके पास उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों में तेल नहीं है। वजह गिरफ्तारियाँ भी नहीं हो पाती, लोग गिरफ्तार नहीं हो पाते, उसकी भी ये वजह नफरी की कमी? बिल्कुल ऐसे ही, और गिरफ्तार कुछ हो भी जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है ये चंद ग्रुप्स हैं। बल्कि ये कुछ अर्सा पहले ये हमने रिपोर्ट भी किया था कि इस्लामाबाद में जो बड़ी बड़ी इस तरह की वारदातें हो रही हैं उसमें तकरीबन 80% जो है वो अफगान गैंग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, उनको पकड़ती है, पकड़ के उनको ये आगे उनको जेल भेजते हैं, लेकिन जेल से वो फिर 2-3 सालों के बाद बाहर आते हैं, फिर ये वहाँ से अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान में ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वापस आते हैं। हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है चेक एंड बैलेंस का कि वहाँ पर एक बंदा किस नाम से एंटर हो रहा है, वापसी में एक बंदे के पास 10-10 ID कार्ड्स हैं, तो कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर उनकी जो स्क्रूटनी की जाए, उनको रोका जाए। ठीक है नूरुल अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे मुल्क ने ज़कात दी बहुत जाती है, देने वाले बहुत, लेकिन क्या वजह है कि मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचती है? लोगों ने हमें कॉल्स करके कहा कि 7-7 8-8 महीने से उनको ज़कात नहीं मिली है। वजह क्या है, जानेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। गरीब, नादार और माजूर अफराद मदद के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों की माशी मसाइल पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस बात का हुकूमत को भी एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एहसास प्रोग्राम, सरकारी पनाहगाहें और लंगर खानों जैसे इमदादी प्रोग्राम मुतारिफ करवा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को ज़कात और बैतुल माल के इदारों पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। नादार और मुस्तहिक अफराद को मुस्तकिल इमदाद की फराहमी करने वाले इन इदारों की सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में जितने गरीब अफराद मौजूद हैं इसके 10% हिस्से को भी महकमा ज़कात इमदाद देने की ताकत नहीं रखता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुर्बत की शरह 16.3% है, यानी
हर 100 में 16 अफराद गरीब हैं, जिसका मतलब है पंजाब की 11 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 76 अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे। इस तादाद के मुकाबले में पंजाब का महकमा ज़कात सिर्फ 1,70,000 मुस्तहिक अफराद को इमदाद फराहम कर रहा है, यानी सूबे के कुल गरीब अफराद की तादाद के 1% से भी कम। एक शख्स को घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कितनी रकम चाहिए होती है? इस हवाले से पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स के तहत गुर्बत का अंदाज़ा लगाया, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स माहाना 3,250 रुपए से कम कमाता है तो गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर होगा, यानी पंजाब के 1 करोड़ 76 लाख अफराद की माहाना आमदनी 3,000 से भी कम है, जबकि महकमा ज़कात का 1,70,000 मुस्तहिक अफराद को 3 माह बाद 3,000 रुपये फराहम करना महकमा ज़कात के हुकाम के मुताबिक जो है वो कोड़ के मरीजों समेत दीगर बीमार और माजूर अफराद को 1,500 रुपये माहाना दिए जाते हैं। सूबे में 24,000 मकामी ज़कात कमेटियाँ हैं जो ये तयन करती हैं कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है, और हर ज़कात कमेटी सिर्फ 10 मुस्तहिक अफराद का नाम दे सकती है, यानी ज़रूरतमंदों की मजमूई तादाद और सरकारी इक़दामात में कोई निस्बत तनासुब ही नहीं है। कहाँ खते गुर्बत के नीचे 1.25 करोड़ अफराद और कहाँ 2-2.5 लाख अफराद को भी मामूली सी इमदादी रकम। यही नहीं बल्कि अब तो इस इमदाद को भी ब्रेक लगती नजर आ रही है। ज़कात की इमदादी रकम न मिलने के हवाले से हमें शिकायत मिली है, जो एक माजूर शख्स थे, एक आदमी की, और इमदादी रकम न मिलने की वजह से बिलक बिलक कर रो रहे थे। इनकी 3 बेटियां थी और अपनी शनाख्त सामने आने और सोसाइटी के खौफ के बायस वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुर्बत और मजबूरी की वजह से वो ज़रूरतमंद इस कलील सी रकम की खातिर अपनी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाना चाहते। इमदादी रकूम में ताख़ीर के हवाले से हमारी टीम ने महकमा ज़कात के दफ्तर में राब्ता किया तो बताया गया कि एक टेलीफोन कंपनी के साथ मुआहदे में ताख़ीर की वजह से कई जगहों पर इमदादी रकूम में ताख़ीर हुई है। ज़कात और बैतुल माल के पैसों के मुस्तहिकीन को फराहमी के हवाले से सिर्फ हम ही आवाज़ नहीं उठा रहे, बल्कि रवां बरस अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में भी ज़कात की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि बैतुल माल वाले किसी को फंड नहीं देते, अरबों रुपए पता नहीं सूबों ने कहां खर्च किए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया था कि ज़कात का पैसा कहां खर्च हो रहा है। ज़कात के हवाले से जमा कराई गई रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया। बैतुल माल ने भी कोई जवाब जमा नहीं कराया, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने 9 अरब से ज़ायद ज़कात जमा की। मुस्तहिकीन तक रकम कैसे जाती है इसका कुछ नहीं बताया जाता। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इस समात के बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक तहलका खेज रिपोर्ट जमा कराई थी, जिसमें ज़कात और बैतुल माल के मजमूई फंड्स 5 अरब 96 करोड़ में से 3 अरब 67 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया था, जिस पर बाद में सूबों की जानिब से दावा किया गया था कि 70% बेज़ाब्तियों को ठीक कर लिया गया है। मुस्तहिकीन को ज़कात की तकसीम में दाखिल और इस महकमे की सलाहियत में इजाफे के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वज़ीर ज़कात ओशर शौकत लालिका मौजूद हैं और समाजी कारकुन आलिया सालिम बर्नी साहिबा मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, सर ये अदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दिए। आपके पास अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं, उसके बावजूद भी लोग ज़कात से महरूम है। जिनको मिल रही है बहुत थोड़ी मिल रही है, अव्वल तो मिल नहीं रही। हमारे पास शिकायत आ रही है कि 6-6, 8-8 महीने से लोगों को ज़कात नहीं मिली है। अरबों रुपए आपके पास जमा हो रहे हैं लालिका साहब, आखिर ये जा कर रहे हैं? फिर ऐसा होता है कि हम देते हैं 6 माह की किस्त। अच्छा, हमने लास्ट किस्त दी जून में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट के दौर में, हमारे अपना दौर में, हम 5,30,000 लोग बेनिफिशरी हैं हमारे ज़कात के। एक तो ये है। अच्छा, सेकंड, हमारी 99.9% हमने लोगों तक ज़कात पहुंचाई है। तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि ऑन एयर जा रही हैं तो ताकि लोग सुने। और दूसरा, मैं जिम्मेदार हूँ पंजाब सूबे में कि किसी एक शख्स को जो गैर मुस्तहिक होगा और उसको मुस्तहिक नहीं किया गया होगा, सही मुस्तहिक लोगों तक ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जा रही। साबका अदवार में कमेटीज बनी थी सिर्फ 20,000। अच्छा, टोटल कमेटीज हमारी होती है 24,400।
ठीक है। और हमारी 24,000 के करीब कमेटी हमने बना दी हैं, और जो कमेटी नहीं बनी वो डिप्टी कमिश्नर के जरिए हम उनको भी ज़कात पहुंचा रहे हैं। अच्छा लालिका साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 24,000 ज़कात कमेटियां हैं। अगर मैं गलत नहीं तो हर कमेटी को 10 मुस्तहिक लोगों को ज़कात देने का इख्तियार है, और अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए तो बमुश्किल 2.5 लाख बनता है। आपने फरमाया 5 लाख लोगों को आप ज़कात दे रहे हैं, तो सर ये तो 2.5 लाख से ऊपर लोग नहीं बनते? नहीं, इसमें ये है कि हम हेल्थ में दे रहे हैं लोग, हेल्थ में 45 करोड़ के करीब हमने हेल्थ में फंड्स हमारे जा रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं, हम नाबीना में दे रहे हैं, ये मुख्तलिफ मत में हम दे रहे हैं, मरीजों को भी दे रहे हैं। यानी ज़कात कमेटियों के अलावा जो जा रहे हैं, ज़कात कमेटियों के थ्रू जो जा रहे हैं, अलावा जो जा रहे हैं। और ठीक अली भाई, जो कोविड में हमने 3,30,000 लोगों को एक हफ्ते के अंदर ज़कात पहुंचाई। अच्छा चलें, ठीक। अच्छा मैं ये जो आपकी अली भाई अब इस दिसंबर में हम अगली किस्त देने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्विकली ये बता दें, ये किस मतलब क्या ये पिछले 6 महीने के पैसे होते हैं या हर महीने क्या चक्कर क्या होता है? मतलब इसको आप रेगुलराइज किस तरह करते हैं, इसको आप किस तरह से? ऐसा है कि एक जो मुस्तहिक होते हैं ना लोग गुजारा अलाउंस में, उसमें हम एक आदमी को 1,500 रुपए पर मंथ होता है। अच्छा। और 2,000 रुपया नाबीना को होता है। अच्छा। अब ये होता है कि हम इनकी 6 माह की किस्त बना देते हैं ताकि 9,000 रुपया मिले उनको, और 6 महीने के बाद बेचारे 6 महीने के बाद वो कुछ कर सके। 1500 में एक 9,000 में क्या कर सकते हैं आप 6 महीने बाद? ये बात तो आप ठीक है, हो सकता है पैसों की कमी होगी, लेकिन देखा जाए तो आपका पॉइंट आ गया। आलिया सारिम बरनी साहिबा, 9,000 6 महीने के बाद, या अगर 1,500 हैं तो मेरे ख्याल है शायद वो बमुश्किल वो भी 9,000 ही बनते। तो मैम ये आपको लगता है कि इतने में एक आम शख्स जो कि ज़कात पे ही गुजारा कर रहा हो वो गुजारा कर सकेगा? ये कोई मैकेनिज्म थोड़ा बेहतर नहीं होना चाहिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का? आलिया साहिबा, सारी ही चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। 2,000 रुपये इस वक्त क्या मायने रखते हैं, आप खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चाहे आप उसको आटे की मद में ले लें, चाहे बीमारी की मद में ले लें, 2,000 रुपये तो डॉक्टर की एक वक्त की फ़ीस है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं तो फ़ीस ले लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी नंबर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है, और इससे बात बनेगी नहीं। और जब टैक्स लिए जाते हैं तो टैक्स तो लाखों में लिए जाते हैं, और टैक्स में भी हम यही रोना रोते रहे कि हर चीज़ पर टैक्स देते, छोटी से छोटी, इवन अगर बैंक का प्रॉफिट है तो उसमें भी टैक्स कटता है, टैक्स कटते नज़र नहीं आते। इसी तरह मुझे लगता है कि ज़कात में भी जितनी ज़कात ली जाती है उतनी ज़कात लगती नहीं है। देखिए, टैक्स भी लोगों ने देने और चोरी करने शायद इसीलिए शुरू किए होंगे कि हर शख्स इत्मीनान की ज़िंदगी चाहता है, लेकिन जब इंसान को लगता है कि हमसे लिया जा रहा है और फिर वो हम पर लगाया नहीं जा रहा तो फिर रोकता है। ज़कात भी हर शख्स देता है, वो कौन सा इंसान होगा, मुसलमान होगा जिस पर ज़कात फ़र्ज हो वो ना दे, वो देता है, लेकिन वो हुकूमत को देने से इसीलिए हिचकिचाता है कि वो जो एक एतमाद की फ़िज़ा है वो बहाल नहीं हो सकी। और ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मुस्तहिकीन हैं, ये हमारे आस पास ही घूम रहे होते हैं। हम उन इदारों में अगर ना भी जाके बैठे और ना भी देखें तो ये लोग या हमारे पाकिस्तानी जो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं तो दुआ देते हैं हुकूमत को, और जो नहीं होते वो शिकायतें लेकर आते हैं। तो शिकायत करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि एक इदारा है, काम कर रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी फ़ायदा भी लोगों को पहुँचा होगा, लेकिन शिकायत करने वाले लोग अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी है। और जो ये इस वक्त फिगर्स हमें दे रहे हैं कि क्या मदद की जा रही है, तो वो तो सुन के ही अफसोस हो रहा है कि इस मदद के बाद वो क्या समझते हैं कि एक मजबूर, एक लाचार बंदा जो ये तो आम बंदे के लिए हम एक assumption करते हैं। अली साहबा, लेट्स assume फॉर अ व्हाइल, और मुझे आप अपने भी, आपके पास भी फैक्ट्स फिगर्स अगर हो तो शेयर कीजिएगा, कि जी लोग ज़कात जमा ही बड़ी कम कराते हैं तो पैसे ही इतने कम में इतने ही दे सकते हैं। ये मैं assumption कर रहा हूँ फिलहाल। आप एक समाजी कारकुन हैं जी, मैं गुजारिश करूं जी, आप क्विकली जरा कर दें ताकि मैं चाह रहा हूं जरा आली साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूं। क्विकली कीजिएगा सर। हाँ, नहीं अली भाई, ऐसा है कि जो ज़कात हमें मिल रही है वो इस्लामाबाद से आ रही है। सब इस्तात लोग अगर ज़कात देंगे, मैं अपनी बहन को चैलेंज करता हूँ कि पंजाब में आए, अगर एक जगह पे इनको शिकायत मिले या सही मुस्तक तक पैसे ना जा रहे हो, या जितने हमारे फंड्स आ रहे हैं, जितनी हमें ज़कात मिल रही है, वो किसी जगह पे, मैं खुद पंजाब में जा रहा हूँ,
मेरा सेक्रेटरी जा रहा है, हम रैंडमली चेक कर रहे हैं, एक एक शख्स के पास जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी जगह पे भी जो ज़कात का पैसा है इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि उसको मिस यूज किया जाए। और हमने जितने लूप होल थे ना अली भाई जी, मिनिस्टर देता था, सेक्रेटरी देता था, अपने लोगों को दे देते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता। चले मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पॉइंट करप्शन का भी इतना नहीं है जितना है कि क्या हम वो जरूरत मीट कर पा रहे हैं जितने लोगों को जरूरत है, उस पर मैं आता हूँ। अच्छा आलिया साहबा, आप एक समाजी कारकुन है, लोग ज़कात आके हवाले करते हैं समाजी तंजीमों के, लोगों के, क्या हमारी लोगों में ज़कात देने का जज्बा कम पड़ गया है? क्या ज़कात जमा ही कम हो रही है जो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही? क्या ये वजह? जी, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि हमारे पास हज के जो काम हुए थे और उसमें किस तरह से खुर्द-बुर्द हुई थी, क्या हुआ था जब हज के मौके पर नहीं छोड़ा, तो ये तो हम ज़कात की बात कर रहे हैं। काश ऐसा होता कि हमारे ज़मीर जाग रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं मसले हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ उस चीज़ पे। जी, आप कुछ बात मुकम्मल कर लें शौकत साहब, अब जरा वक्त दें, बात मुकम्मल हो जाए जरा। जी जी आलिया साहब। अच्छा, अब मैं आती हूँ इस बात पर, मैं इस पे आती हूँ कि क्या हमारे लोग ज़कात नहीं देते? हमारे लोग तो इतनी ज़कात देते हैं कि हमारे मुल्क में इदारे इतने सारे हैं और सब चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इदारे बहुत अच्छे अच्छे काम भी करें। अगर उसमें कुछ इदारे ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर इदारे में अब उसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से पूरी पूरी लिस्टें ली जा रही हैं, एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, और उसमें FIA को भी अदालत ने FIA को भी शामिल किया है, और FIA इस किस्म की सारी ये जो बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।